सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है, चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी अमन जी। अमन जी, चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से फैसला लिया है, कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे, उत्तराधिकारी के पद पर रहे युवा नेता आकाश आनंद, जिन्हें अब दोनों ही पदों से बर्खास्त कर दिया गया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। ऐसे में मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को बर्खास्त किया है इन पदों से, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन पदों पर आकाश आनंद की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। दूसरी ही तरफ यह भी माना जा रहा है कि आकाश आनंद को जिस तरह से मायावती ने साइडलाइन किया है, सियासी रणनीतियों को देखते हुए, स्थितियों को भांपते हुए, तो कहीं ना कहीं एक सियासी नुकसान भी उन्हें हो सकता है। इस बीच यहाँ पर ये तमाम कयास लगना अब शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती अब आखिरकार आने वाले समय में क्या कोई अहम और अन्य फैसला एक बार फिर से लेती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं। देखिए, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आपने सही कहा, इस समय आकाश आनंद जो है पूरी तरह से चर्चाओं में बने हुए, सुर्खियों में बने हुए। जाहिर बात है कि जिस तरह से मायावती ने उनको कह सकते हैं कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद है उससे हटाया है, एक तरीके से उनको उत्तराधिकारी माना जा रहा था मायावती का, लेकिन उससे भी उन्होंने कहा है कि भाई आप कुछ दिनों शांत रहिए, आप घर में बैठिए, आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है खेल बनाने से ज़्यादा उसको बिगाड़ दोगे। इसी मद्देनजर आकाश आनंद की जो छुट्टी हुई है फिलहाल अभी देखा जा रहा है। लेकिन देखिए, मायावती के पास ऑप्शन क्या है, अगर आप देखें, गौर करें तो ऐसे में आकाश आनंद को हटाकर कहीं ना कहीं मायावती ने अपनी मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि आप देखें उत्तर प्रदेश में भी 2-3 चरणों के चुनाव हुए हैं। ऐसे में अभी 7 चरण के चुनाव है, अभी लंबा सफर है। तो अगर यहाँ से आकाश आनंद की एक तरीके से जो रैलियां हैं और तमाम जो भाषणबाजियां अगर वो बंद होती है तो बसपा का चर्चाओं में आना कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। आपने देखा कि जब से आकाश आनंद ने बोलना शुरू किया है उसके बाद से लगातार वो चर्चाओं में बने हुए, न सिर्फ वो बने हुए, उन्होंने बसपा को भी चर्चाओं में बनाए रखा है। ऐसे में अगर उनकी जो है बोलती को बंद कर दिया गया या उनको इस तरह से खामोश रहने के लिए बोल दिया गया, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर लॉस बीएसपी को भी होने वाला। अब
इसका दूसरा पक्ष देखते हैं कि इसमें जो बात कही जा रही है कि जब से उन्होंने बीजेपी के लिए बोला है तब से मायावती ने उनके ऊपर एक्शन लेने का विचार किया, उनके ऊपर एक्शन ले भी लिया। उससे पहले वो राहुल गांधी पे बोल रहे थे, अखिलेश यादव पे बोल रहे थे, और जिस तरह आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, उनको चुलभैया नेता बोल दिया, उनको ये कहा कि मैं नहीं जानता, मैं बात नहीं करना चाहता। जिसने पंचायत का चुनाव नहीं जीता उस समय क्या बात करूं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर पेपर लीक हो जाए तो उसका तो मेरा मन करता है उसके गुर्दे निकाल लूं। ऐसे तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए, लेकिन उस समय इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया, आपने देखा। लेकिन जैसे उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर हमला किया, जिस तरह से उन्होंने लाठी डंडे की बात कह डाली, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादी तक की सरकार कह डाली, उसके बाद मायावती ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन की जो है मांग करती हुई नजर आ जाए। उससे पहले ही उन्होंने अपने भतीजों को सेव करने के लिए, मैं सोचता हूँ, इस तरह का कदम उठाया कि पार्टी से कुछ समय के लिए उनको कहा कि भाई आप चुप बैठो, अभी जरूरत नहीं है आपकी इस तरह की आप शनाब की बयानबाजी करने की, क्योंकि अभी बहुत सारा पॉलिटिकल करियर आपका बाकी है, पार्टी को आपको बहुत आगे लेकर जाना है। क्योंकि आपको याद होगा कि मायावती ने बिना सोचे समझे, बिना उनको ट्राई किए, बिना उनको देखभाल किए, लेकिन जो पॉलिटिकल अंदाज में अगर हम बात करें कि जो तमाम रैलियां हैं और मंचों पे बिना उतारे उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देने का मामला यही बनता है कि देखिए जो संघर्ष करता है, जो लगातार रात दिन जमीन पे काम करता है, उसको तवज्जो मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो आज़ाद बार बार यही बात कहते रहे कि भाई मैंने ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया है, मैंने लगातार पार्टी के लिए काम किया है और आज़ाद समाज पार्टी को एस्टैब्लिश किया है। ऐसे में अगर बहन जी या मायावती मुझको बुलाएंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन उनको मायावती की तरफ से एक बार भी न्योता नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आज़ाद भी कहने के इस फिराक में ज़रूर थे कि उनको बीएसपी में एक बड़ा मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जब उनको मौका नहीं मिला तब वो आज़ाद समाज पार्टी बनाते हैं। इसी पार्टी से वो नगीना सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर उनकी जीत हो जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राजनीतिक का स्तर उनकी यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं आकाश आनंद का राजनीतिक करियर जो है वो किस तरफ से और किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर फिलहाल सबकी निगाहें लगी रहेंगी। देखिए, आकाश आनंद हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, जो अभी भी यहाँ पर जो सियासी अटकलें तेज हो रही हैं उसके बारे में आपने बखूबी जाना अमन जी से, लेकिन यहाँ पर अब आपको वो भाषण भी सुना देते हैं जिसकी वजह से आकाश आनंद इस तरह से फंस चुके हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। सुनिए जरा। सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है, चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं,
वो किस हालत में जी रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी अवाम आज जी रही है। आपने सुना, आकाश आनंद आतंकवादियों से भाजपा की तुलना कर देते हैं। दूसरी ही तरफ वो ये भी कह देते हैं कि भाजपा के लोग आते हैं तो जूते चप्पल लाठी रख लीजिएगा जिससे कि आप उन्हें भगा सके। तो आकाश आनंद की जो भाषा शैली रही है, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनके भाषण में, चाहे यहाँ पर भाषण लिखने वाले हो चाहे इस भाषण को पढ़ने वाले आकाश आनंद ही क्यों ना हो, ऐसे में देखा जाए शब्द जिस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं वो वाकई में नहीं करने चाहिए। योगी सरकार पर जो हमला बोला गया है, एक संवैधानिक पद पर हैं वह, और दूसरी ही तरफ पीएम मोदी पर भी हमला साधने से वह बाज नहीं आया। जैसा कि अमन जी ने बताया कि बाकी सभी रणनीतियों को देखते हुए मायावती ने ये फैसले लिए हैं, और मायावती बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि आकाश आनंद जो पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर नजर आए, मेरे उत्तराधिकारी के तौर पर नजर आए, वह मुकदमों में इस तरह से फंस जाए कि कानून के पचड़ों में वह फंस जाए, कोर्ट के बार बार चक्कर लगाते रहे, क्योंकि वह अपनी छवि को और पार्टी की छवि को साफ सुथरी रखना चाहती हैं। जी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिस तरह से हमने देखा है परिवारवाद को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया है। मायावती भाई भतीजावाद की रणनीति से बिल्कुल अलग चलती हैं। जब जब सवाल उठे हैं तब तब परिवार के सदस्यों को उन्होंने पीछे खींच लिया। 2019 में उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को भी पीछे कर लिया, उपाध्यक्ष के पद पर हैं। बसपा में उपाध्यक्ष का पद दूसरी हैसियत पर माना जाता है, देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर उत्तराधिकारी का पद। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि मायावती ने एक वक्त अपने भाई को आगे किया, मायावती ने अपने भतीजे को आगे किया, क्या अब मायावती आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा को आगे करना चाहेंगी? जी हाँ, प्रज्ञा जो मायावती के बेहद खास माने जाते हैं, अशोक सिद्धार्थ जो राज्यसभा का हिस्सा रह चुके हैं, जिन्हें विधान परिषद में भी मौका मिल गया। ऐसे में प्रज्ञा जो है वो उन्हीं की बेटी है, और प्रज्ञा से साल 2023 में आकाश आनंद शादी के बंधन में बंध गए। 26 मार्च के दिन 2023 में दोनों ने 7 फेरे लिए थे, और तब से लगातार प्रज्ञा भी कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं तस्वीरों को ले। एक बार फिर से प्रज्ञा देखा जाए तो सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा प्रज्ञा आकाश आनंद के साथ नजर आई जब वह नोएडा में एक बूथ पर वोट देने के लिए पहुंची थी, और वो तस्वीरें भी तेजी से वायरल हुई। सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं अमन जी, क्या आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा अब आगे आती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में मायावती एक वक्त अगर आकाश आनंद को वह आगे कर सकती हैं, तो क्या प्रज्ञा को भी आगे करने के लिए सोच विचार वह कर सकती हैं या नहीं? देखिए बिल्कुल प्रांशी, अभी क्योंकि नया मामला है, आप देखिए आकाश आनंद के ऊपर जिस तरह का फैसला उन्होंने किया है, जाहिर बात है कि फिलहाल वो जो है प्रज्ञा यानी कि आकाश आनंद जो वाइफ है उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहें, क्योंकि देखिए अगर इस समय अगर प्रज्ञा भी कुछ इस तरह की बयानबाजी कर देती है, कुछ ऐसा बोल देती है जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को खटके, साथ में जो चुनाव आयोग है उसको कहीं ना कहीं खटकता हुआ नजर आए, तो यहाँ पर उनके लिए दोहरी मुश्किल होती हुई नजर आएगी। तो हो सकता है प्रज्ञा को लेकर अभी मायावती कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर ना आए, लेकिन हाँ ये जरूर है, देखिए अभी क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी आकाश आनंद को पॉलिटिकल अनुभव की बहुत जरूरत है, राजनीतिक जो कह सकते हैं कि उनको अभी काम बहुत करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में उनको कह सकते हैं कि हर एक सीट पर जाकर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, ये उनके लिए सबसे अधिक जरूरी काम हो जाता है, क्योंकि बिना सोचे समझे बिना जाने आप किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई प्रचार या कोई बड़े लेवल पे कह सकते हैं कि पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते। पहले आपको ये बेहतर करना होगा कि जितनी भी लोकसभा सीटें खासकर उत्तर प्रदेश में सब पे घूमना होगा, सबके जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनके साथ में मिलकर मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो ये कर पाए तो जाहिर बात आप मानकर चलिए कि उनके लिए पार्टी में एक बार फिर बड़ा मौका बन सकता है। साथ में उनकी पत्नी प्रज्ञा, अगर उनको भी आने वाले दिनों में मौका मिलेगा तो जाहिर बात है कि उनको भी बीएसपी को मजबूत करने में कहीं ना कहीं आगे लेकर आया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर इस मौजूदा वक्त की बात करें तो ऐसे में मायावती बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि किसी भी तरह से आकाश आनंद को अब आगे किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक और मामले उनके ऊपर आ जाए, साथ में उनकी पत्नी जो है प्रज्ञा, उनको भी वो आगे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मायावती ने पूरी कमांड जो है वो अपने हाथों में ले रखी है, क्योंकि उनको अब ये मालूम हो गया है कि अनुभव का अपना अलग कह सकते हैं वजूद होता है। इसीलिए अब आकाश आनंद को धीरे से उन्होंने पीछे कर दिया ताकि उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई ना हो सके, बड़ी कार्रवाई होने से वो बच सके। इसीलिए मायावती फिलहाल फ्रंट पर नजर आ रही है। अब कितना उनको इससे फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसमें पता चलेगा। लेकिन आकाश आनंद अगर रहते तो यहाँ पर बीएसपी के लिए एक माहौल बनाते हुए जरूर नजर आते। बिल्कुल, बीएसपी के लिए आकाश आनंद एक चुनावी और सियासी फायदा तो दे ही रहे थे, लेकिन युवा नेताओं को जिस तरह से आकाश आनंद का कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन वह मायावती के फैसले से कहीं ना कहीं पीछे हट गया, क्योंकि आकाश आनंद की चुनावी रैलियों को लेकर मांग लगातार अब उठना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आकाश आनंद की जो पत्नी है प्रज्ञा, जिस तरह से उनके पिता राजनीति में रह चुके हैं और मायावती के काफी भरोसेमंद नेता वह माने जाते हैं, कई राज्यों में बसपा
बसपा कोऑर्डिनेटर भी ये रह चुके हैं। और ऐसे में देखा जाए तो प्रज्ञा को अगर आगे करने की रणनीति मायावती बनाती हैं तो बखूबी आप जान सकते हैं कि अपने पिता से काफी कुछ सीखकर, आकाश आनंद और मायावती से काफी कुछ सीखकर वह राजनीति में एक अलग पहचान बना सकती हैं। आपको मालूम हो कि मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखती हैं प्रज्ञा, एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और प्रज्ञा के पिता जो हैं फर्रुखाबाद के कायमगंज के रहने वाले हैं। लखनऊ के हिंद मेडिकल कॉलेज से प्रज्ञा ने पढ़ाई की है। अब देखते हैं कि मायावती आखिरकार इस पर क्या कुछ अहम फैसला लेती हैं आने वाले दिनों में। प्रज्ञा की एंट्री राजनीति में अब होनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।